कोरोना का ऐसा कहर है कि न सांस है और न ही आस है। और जानते हैं ये बात हम ये क्यों कह रहे हैं? जहां पर सांस न बचे और जहां पर आस न बचे। कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने अपने पिता की मौत हो जा रही है। आपको याद होगा चंद घंटे पहले हमने आपको रांची की तस्वीर दिखाई थी, जहां एक बेटी ये कह रही थी कोई भी मेरे पिता को बचाने नहीं आया। लेकिन आज हम आपको तस्वीर दिखाएंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर की, जहां पर एक बेटा ये कह रहा है कि बेहतर होता कि मेरे पिता को जहर दे दिया जाता, ये तड़प तो ना होती, ये मजबूरी तो ना होती, ये लाचारी तो ना होती, हमारे सामने ये सवाल तो ना होता कि सिस्टम को आखिरकार किसने बिठा दिया है। सिस्टम बैठा है या फिर हमारी और आपकी लापरवाही का नतीजा है। एक ऐसे वक्त में जबकि 24 घंटे में 2 लाख केस आ गए हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि 24 घंटे में हजार से ज्यादा की मौत हो रही है, एक ऐसे वक्त में जबकि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी के अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हर कोई डरा हुआ है। जहां भी आप चले जाएं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की यही खबर है। और यही एक वजह है कि हम ये कह रहे हैं कोरोना का कहर ऐसा है कि न सांस है और न ही आस है। जहां सांस न हो वहां आस न हो, वहां पर खबर बड़ी हो जाती है। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि खुद को कैसे आप बचाएं। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि देश का हाल क्या है। ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलेंगे। नमस्ते, मैं राशिद। 24 घंटे के अंदर देश में 1037 की मौत हुई है। लगभग 2 लाख नए केस आए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा फिर से देश पर मंडराने लगा है। यूपी में आप जाते हैं, योगी को कोरोना, अखिलेश को कोरोना, आशुतोष टंडन को कोरोना। देश में 10वीं के एग्जाम रद्द हो गए हैं, 12वीं के एग्जाम को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन दिल्ली, मुंबई कितने डरे हैं? यूपी में कहर की आज की रिपोर्ट क्या है? वैक्सीन कम है, शमशान से लेकर के कब्रिस्तान में कतार है। ऑक्सीजन कम है, चीख पुकार है, हाहाकार भी है, दर्द है, वायरस है, कोरोना का नया म्यूटेंट है। लोग ये कह रहे हैं नौकरी बचेगी क्या, व्यापार बचेगा क्या, इकोनॉमी का क्या होगा? भारत डरा है। हमारी और आपकी लापरवाही का नतीजा है। लापरवाही जो कभी कुंभ में नजर आती है, कभी भीड़ में नजर आती है। अभी भी हम एक ही बात कहेंगे, मास्क, सामाजिक दूरी जरूरी है। रैली में आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि ये डबल म्यूटेंट का वक्त है। ये डबल म्यूटेंट दिन ब दिन कितना खतरनाक होता चला जा रहा है, क्योंकि अगली जो तस्वीर आपको बताएगी, एक दिन के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास केस हैं। 24 घंटे में 1037 की मौत है। मुंबई में 24 घंटे में 54 की मौत है। दिल्ली में 24 घंटे में 104 की मौत है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 278 की मौत है। 5 सवाल हैं। देश में लॉकडाउन लगेगा क्या? लगेगा तो कब? दिल्ली, मुंबई को कौन बचाएगा? एग्जाम रद्द, बच्चों का भविष्य कैसा होगा? वायरस खत्म कब होगा? वैक्सीन, वेंटिलेटर आखिरकार पूरे कब पड़ेंगे? क्योंकि वैक्सीन, वेंटिलेटर की कमी है। डिबेट की करीब शुरुआत, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। देश में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए केस। कोरोना से एक दिन में 1038 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 58,952 नए केस, 278 की मौत। यूपी में 20,510 नए मरीज, 67 की मौत हुई है। यानी पूरे देश में कहर है। और यूपी से लेकर के दिल्ली तक, मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। कोरोना की रफ्तार और राज्यों के हालात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो डराती है, वो तस्वीर जो डराने के अलावा एक सवाल भी खड़ा कर रही है। तस्वीर जिसमें आप कई चिताओं को एक साथ जलते हुए देख सकते हैं। तस्वीर है यूपी की राजधानी लखनऊ की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है, ये उनकी चिता है। हम आपको यह तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप डरे भी, आप सावधान भी हो जाएं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से देश में एक दिन में 2,739 केस आ रहे हैं। हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से 24 घंटे के अंदर 1038 मरीजों की मौत हुई है। ये पहली तस्वीर है। अगली तस्वीर रायपुर की है। हालात किस कदर खराब हैं, ये जो तस्वीर रायपुर से देखने को मिली है, आप देखें। अस्पताल की मॉर्चुरी का ये वीडियो है। मॉर्चुरी यानी शवगृह। ये वीडियो वायरल है। अंबेडकर हॉस्पिटल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। लाशें ही लाशें, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। डॉक्टर्स की कमी है, इलाज पूरा नहीं हो पा रहा। 60 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। उसके बाद बेटी चीखती रही, चीख करके ये कहा मेरे पिता को वापस कर दो। लेकिन पिता की तकलीफ न देख पाने की वजह से उसने एक शख्स ने पिता की मौत की भी मांग की है। एक बिटिया ये कह रही है मेरे पिता को वापस लेकर के आओ। एक बेटा ये कह रहा है
टेस्टिंग हुई है दिल्ली के अंदर और उसमें से 17,282 नए मामले सामने आए हैं। 15.92% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली का हो चुका है, जो वाकई में एक खतरनाक स्थिति बता रहे हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत होगी, वैक्सीनेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसको लेकर बातचीत होगी। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 32 ऐसे अस्पताल दिल्ली के अंदर अटैच कर दिए गए हैं बैंक्वेट हॉल से, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, स्टेडियम से, जिसमें अब कोरोना के तमाम बेड्स और वेंटिलेटर्स को उपलब्ध कराया जाएगा और कई अस्पतालों को पूरी तरीके से कोविड फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर तब्दील कर दिया गया है। लेकिन सबसे घबराने वाली स्थिति यह है कि लगातार दिल्ली के अंदर जो युवा है, जो 45 वर्ष से कम की उम्र के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इनफैक्ट कल 17,282 केसेस आए हैं, उसमें से ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा लोग 45 से कम की उम्र के हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर एक बड़ी चिंता दिल्ली के अंदर बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, एक बार मुंबई चलते हैं। ऐश्वर्या आप रहे हमारे साथ में। मुंबई से अभिषेक शर्मा रेलवे स्टेशन से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ब्रेक द चेन जो मुहिम शुरू की गई है चंद घंटे पहले, लगभग 14-15 घंटे पहले, इस मुहिम का कितना असर मुंबई में देखने को मिला है और बाकी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से क्या रिपोर्ट आ रही है, और बाकी वो जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, जिनमें पैनिक है लॉकडाउन के बाद कि किस तरह से अपनी रोजी रोटी चलेगी, पलायन अभी भी जारी है, आज का अपडेट क्या है? बिल्कुल राशिद, सही कहा आपने कि देखिए पलायन तो बिल्कुल अभी भी जारी है। लगातार कुर्ला स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त बोरीवली स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी ट्रेनें जो हैं वो भीड़ हैं। यानी जो लग रहा था कि ब्रेक द चेन, आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनों में जो लोग उतर रहे हैं स्टेशन पर, तब लग रहा था कि आज के दिन कम से कम उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन ट्रेनों में आज भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। और भीड़ बताती है कि किस तरीके से जो संकट है वो संकट कम होने की बजाय लगातार और बढ़ेगा। और यह जरूर एक बड़ा है और लगातार महाराष्ट्र सरकार तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लोग जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। हालांकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी जो सर्विसेज यानी जो ट्रेन हो या फिर बसेस हो या फिर टैक्सी या ऑटो कोई बंद नहीं किया गया है, लेकिन जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। जैसा कि मैं खुद ट्रेन से सफर कर रहा हूँ, देखा मैंने कहीं पर भी कोई ऐसी चेकिंग होती हुई दिखाई मुझे नहीं पड़ी, किसी स्टेशन पर कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं पड़ा। तो यह जरूर एक कर सकते हैं लापरवाही। तो आपने स्टेशन की खबर, रेलवे स्टेशन के बारे में बताया, पलायन करने वाले मजदूरों के बारे में बताया, ब्रेक द चेन मुहिम की भी आप जानकारी दे रहे थे। अब मैं मुंबई के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर के आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मुंबई में हालात बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, बेड की कमी है, हेल्थ इंफ्रा की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वैक्सीनेशन की भी कमी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मुंबई का आज का अपडेट क्या है? देखिए हेल्थ को लेकर बिल्कुल सही कहा कि पिछले 24 घंटे में 9,000 के आसपास महाराष्ट्र पूरे मुंबई में आए, 60,000 से अधिक पूरे महाराष्ट्र में केसेस आए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुंबई के जो बीएमसी कमिश्नर इकबाल जी चहल, उनकी एक डिटेल आई है सामने, जिसमें कई सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको कोविड अस्पताल बना दिया गया। जो जसलोक अस्पताल है, HN को हॉस्पिटल है, जो रिलायंस का अस्पताल है, उसके अलावा बॉम्बे अस्पताल, ऐसे 3 अस्पताल हैं जिसको पूरी तरह से कोविड अस्पताल बना दिया गया है। कह सकते हैं कि एडिशनल बेड अब मुंबई में और अवेलेबल होंगे प्राइवेट अस्पतालों में। और इतना ही नहीं बल्कि जो नेस्को में जो कोविड सेंटर बनाया गया, वहां पे भी और सारे ऑक्सीजन जो आईसीयू बेड वो बनाए जाने हैं। तो यानी लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो मुंबई के 5 स्टार होटल हैं बड़े बड़े, उनसे लगातार अपील किया गया है कि वह लोग भी कोविड के लिए वो अपने होटल दें, ताकि वहां पर जो कोविड पेशेंट आएंगे उनको रोका जाएगा। ऐसे कुछ होटल हैं जो अब तक सामने आए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होटल हैं जो उन्हें अभी आना बाकी है। लगातार संपर्क कर रही है, लेकिन ये बात तो साफ देखिए कि अगर आज की बात करें मुंबई में अभिषेक और ऐश्वर्या, आप दोनों ही हमारे साथ में रहें और मेरी गुजारिश ये है असाइनमेंट टीम से कि भोपाल से भी रिपोर्टर, इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ भी अगर हमें लेकर के चलेंगे तो हम जान पाएंगे कि यूपी में क्या क्या चल रहा है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर के पास में जाऊं, कुछ और भी चीजें इंफोग्राफिक के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्टेट अपडेट हम लेकर के आए हैं। स्टेट अपडेट में यूपी की बात करनी बहुत जरूरी है। हमने महाराष्ट्र की खबर आपको दिखाई, मुंबई की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन किस तरह से यूपी में कहर बनकर के टूटा है कोरोना का ये डबल म्यूटेंट, अब आप ये देखें। जानते हैं आप, यूपी में एक हफ्ते में 204% कोरोना केस बढ़े हैं, 204%। एक ही दिन में यूपी में 67 की मौत हुई है, रिकवरी रेट घट गया है। कोरोना के बढ़ रहे केस में यूपी सेकंड नंबर पर पहुंच गया है। एक दिन में 20,510 नए केस आए हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन का है। लखनऊ में हालात खराब हैं,
सीएम योगी संक्रमित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। लखनऊ में भी हर दिन के केस में 350% का इजाफा हो रहा है, 350%। यूपी में रिकवरी रेट घट गया है, 98% से घट करके 85% रह गया है। अभी तक यूपी में 7,43,000 पॉजिटिव केस कुल मिला जुला करके हैं। यूपी में कुल 9,376 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की तादाद है 96,000। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, इन सभी जगह पर हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। डॉक्टर अंकिता वैद्य, मैं पिछले 3 दिन से डॉक्टर से पहला सवाल यही करता हूं, आखिरकार कोरोना की चेन कब टूटेगी? कोरोना की चेन टूटेगी भी या फिर नहीं? कोरोना का खतरा पूरे मुल्क में कब तक रहेगा? और ये डबल म्यूटेंट ने कितना ज्यादा परेशान किया है, नए लक्षण ने कितना ज्यादा परेशान किया है, नई म्यूटेशन कितनी तेजी के साथ में हो रही है, नई म्यूटेशन के साथ में वायरस इतना खतरनाक क्यों होता चला जा रहा है? राशिद, जो कोरोना की चेन है वो हमारी ही समझदारी से टूट सकती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वायरसेस बहुत स्मार्ट होते हैं, जो अपने आप को म्यूटेशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अगर कोरोना जो अब हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, इसके साथ हमें रहना सीखना होगा। तो कभी भी ऐसा हो, जैसा हमने देखा था कि जनवरी में केसेस कम हो गए थे, तो लोगों ने काफी लापरवाही बरती, लोग मास्क पहनना छोड़ चुके थे, सोशल डिस्टेंसिंग पार्टीज हो रहे थे, पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, जो अभी भी हम देख रहे हैं। तो कोरोना को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया। जो हम देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, अब लोग लापरवाह है, पॉलिटिकल रैलीज अटेंड हो रही है, कुंभ अटेंड कर रहे हैं लोग, इससे जो कोरोना का स्प्रेड काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, ये जो वेरिएंट है, जो हाइब्रिड वेरिएंट देख रहे हैं, जो डबल म्यूटेंट हम देख रहे हैं, जो न्यू म्यूटेशन है, इससे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पहले का हमारा कंसेप्ट था कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनमें डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी की मरीज है या 60 साल से ऊपर है, उनको कोरोना की गंभीर बीमारी हो रही थी। अभी ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो यंग लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, उनको भी कोरोना कि लंग का इन्फेक्शन हो रहा है और कोरोना की गंभीर बीमारी हो रही है। मैं आपके जरिए आगे मैं सोल्यूशन जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जितनी समस्या है ये तो हम खबरनवीज बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेरी शील्डिंग कैसे हो सकती है, मेरी इम्यूनिटी अब डेवलप कैसे हो सकती है। पिछले साल क्योंकि एलोपैथ कुछ और कहता था, होम्योपैथ कुछ और कहता था। ऐश्वर्या, मैं आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है। अब दिल्ली में लग सकती हैं कड़ी पाबंदियां। आज उपराज्यपाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की महत्वपूर्ण मीटिंग है। कोरोना से बिगड़े हालात की समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे सीएम और एलजी की मीटिंग होगी। ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आपने इस मीटिंग को लेकर के हमें जानकारी दी है और आपका यह भी कहना था कि सुबह 11 बजे की जो मीटिंग है, इसके बाद दिल्ली को लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर बड़ा ऐलान किया जाएगा तो दिल्ली में यह ऐलान टोटल लॉकडाउन का होगा, पार्शियल लॉकडाउन का होगा, कंटेनमेंट जोन के लिए अलग होगा, नॉन कंटेनमेंट जोन के लिए अलग होगा। क्या होने वाला है? क्या बंदिशें हो सकती हैं, क्या पाबंदियां हो सकती हैं, किन्हें छूट मिल सकती है? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली एक तरीके से डबल पॉजिटिव केसेस के साथ बाहर आया है और इसी को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद होंगे और इसमें साफ तौर पर वेंटिलेटर्स पर बात की जाएगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जाएगी और वैक्सीनेशन पर बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने जो कही है कि हमें लॉकडाउन से नहीं डरना चाहिए, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इस समय बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि इसके बाद लगभग ज्यादा से ज्यादा जो गाइडलाइंस है, जो कर्व होने वाले हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं, उसको और तरीके से बढ़ा दिया जाएगा। पूरी तरीके से पब्लिक गैदरिंग्स को और दुकानों को बंद करने की भी कहीं ना कहीं बातचीत लगातार जारी है। कल एक ट्रेड एसोसिएशन से भी अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है। हमें यह भी बताया जा रहा है कि इस 11 बजे की बैठक के बाद 1 बजे अरविंद केजरीवाल एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे और इस बैठक के जो भी फैसले होंगे वो दिल्ली के सामने रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्या, दोबारा आपके साथ में जुड़ते हैं, लेकिन किस तरह से कोरोना का ये जो डबल म्यूटेशन है किलर बन गया है और भारत से लेकर के विदेश में कहां पर ये डबल म्यूटेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। अब आप ये देखें, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, ये 3 जगह ऐसी, यानी महाराष्ट्र पूरा राज्य, दिल्ली के अलग अलग इलाके, पंजाब के अलग अलग इलाके में डबल म्यूटेशन का खतरा ज्यादा है। और विदेश में जब आप जाते हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में खतरा ज्यादा है। ये डबल म्यूटेशन क्या है और डबल म्यूटेशन में कितने अलग अलग रूप मिल करके इसे और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं, हम आगे बताएंगे। लेकिन इस बार का कोरोना, क्या आप ये जानते हैं, थोड़ा अलग है। अगर आप चूक गए, 1 मिनट में कोरोना हो जाएगा आपको। यस, यू आर राइट, आपने ठीक सुना मुझे। अगर आप चूके तो 1 मिनट में होगा कोरोना। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, अब आप ये देखें, एक एक करके दिखाइए जरा। पहले क्या होता था ना, संक्रमित शख्स के अगर आप संपर्क में आए,
तो 10 मिनट के अंदर आपको कोरोना होने के चांसेस होते थे। और अटैक कहां होता था? आपके लंग्स पर, आपके फेफड़े पर। लेकिन आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है। अब अटैक होता है आंत और पाचन तंत्र पर, और महज 1 मिनट के अंदर आपको कोरोना होने के चांसेस होते हैं। फिर से सुनिए, ये एक जानकारी ऐसी है जो आपको डराएगी भी, हैरान भी करेगी, और डॉक्टर्स के पास हम लेकर के चलेंगे आपको, क्योंकि पहले आप 10 मिनट में इन्फेक्टेड होते थे। आज की तारीख में अगर किसी के भी संपर्क में आप आते हैं, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं, अगर आप डुअल लेयर मास्क नहीं लगाते हैं, अगर आप सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं, तो आप 1 मिनट के अंदर संक्रमित हो सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये डबल म्यूटेंट इतना खतरनाक है कि पहले आप 10 मिनट में संक्रमित होते थे, अब आप 1 मिनट में संक्रमित हो जाते हैं। और संक्रमण की यह दर बहुत तेजी के साथ में फैली है, और संक्रमण जो है आपके फेफड़े से लेकर के आपके पेट तक पहुंचता है, आपकी आंतों में पहुंचता है, आपकी आंख में पहुंचता है। और यही एक वजह है कि अब खतरे की स्थिति ज्यादा हो गई है। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में हम चलते हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता मेरे शो में। डॉक्टर गुप्ता, मैंने अपनी रिसर्च में यह दिखाया है कि अब 1 मिनट में संक्रमण होने लगा है। 1 मिनट के संक्रमण से बचें तो बचें कैसे? और 1 मिनट का संक्रमण भारत में इतना खतरनाक कैसे हो गया है? क्या आने वाले दिनों में यह 1 मिनट का जो संक्रमण है बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन लेकर के आया है? डॉक्टर गुप्ता, चलिए डॉक्टर गुप्ता तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर गुप्ता, हाँ बोले। हेलो, आप कनेक्टेड हैं, बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए डॉक्टर गुप्ता के पास दोबारा हम चलेंगे, लेकिन कोरोना के स्ट्रेन के बारे में पता कैसे करते हैं, एक बार हम आपको यह भी बताते हैं कि कैसे डॉक्टर्स ने पता किया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। फिर से आपको हम रिसर्च रूम में लेकर के चलते हैं। क्या होता है ना, मानव कोशिकाओं की तरह वायरस में भी डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को सामूहिक रूप से कहा जाता है जीनोम। डीएनए और आरएनए की क्षमता अलग अलग होती है। डीएनए और आरएनए के आकार में बदलाव भी पूरी तरह से अलग होते हैं, और पहले सैंपल लेकर उसमें से आरएनए निकाल लिया जाता है, फिर आरटीपीसीआर मशीन में रखते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के जरिए स्ट्रेन का पता लगाया जाता है। और अब यह पता चल रहा है कि ये जो डबल म्यूटेंट है ये ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर अंकिता वैद्य, मैं जिस 1 मिनट के संक्रमण की बात कर रहा हूं, 1 मिनट का संक्रमण, ये कितना खतरनाक है भारत के लिए? बिल्कुल, जो नया स्ट्रेन है वो काफी इन्फेक्शियस देखने को मिल रहा है हमें। जैसे हम लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि जो इन्फेक्टिविटी रेट था, इसके कंपैरिजन दिस टाइम जो इन्फेक्शन है वो काफी तेजी से फैल रहा है। इसका एक कारण ये भी होता है कि जब हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करती है कि एक कम्युनिटी में, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट करती है, या वैक्सीनेट भी हम कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे वैक्सीनेशन जो है वो हर स्ट्रेन को कवर कर सके। तो इसके कारण जब एंटीबॉडी लो होता है, पेशेंट की ससेप्टेबल होस्ट जिसको हम कहते हैं, सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो ऐसे लोग जिनके अंदर उस वायरस को रोकने की क्षमता नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है, ऐसे लोगों को इसका इन्फेक्शन हो भी जाता है, वो एज अ कैरियर भी करते हैं, दूसरे लोग को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल इन्फेक्शियस भी बहुत है और विरुलेंट भी बहुत। 2 चीजें हम दिखाते हैं कि मैं जिस जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहा था, ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, और इतना खतरनाक अगर हो गया है तो क्यों हो गया है। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग में किसी भी वायरस का पूरा डेटा रखा होता है। वायरस कैसा है, कैसा दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम के जरिए मिलती है। वायरस के बड़े ग्रुप को बोलते हैं जीनोम। जीनोम के जरिए नए स्ट्रेन के बारे में पता लगाया जाता है। जीनोम के जरिए ही ये पता चला है कि 1 मिनट के अंदर अब इन्फेक्शन होने लगा है। 1 मिनट, याद है ना, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। नया वेरिएंट खतरनाक क्यों है? नया म्यूटेशन 2 और म्यूटेशंस के जेनेटिक कोड के साथ में है। क्या है ना, नए कोरोना म्यूटेशन के जेनेटिक कोड हैं E484Q और L452R। नए म्यूटेशन की संक्रमण दर हद से ज्यादा है, जो खतरनाक है। पहली बार L484Q और L452R दोनों एक साथ मिल गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, और इनके मिलने से ही कोरोना कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है, डेंजरस हो गया है। डबल म्यूटेशन में 2 अलग अलग तरह के स्पाइक प्रोटीन मार्कर हैं। स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसान के सेल में जाकर के यूं अटैक करता है, और कोरोना का स्पाइक प्रोटीन ही इंसान के शरीर पर अटैक करता है। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास एक बार फिर चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, नए कोरोना म्यूटेशन के जेनेटिक कोड हैं 2, E484Q, L452R। ये दोनों जेनेटिक कोड जब मिल गए हैं तो कोरोना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। इन हालात से हम कैसे निपटेंगे? मौजूदा जो वैक्सीन है, क्या इनसे निपटने में सक्षम है या फिर नहीं?
देखिए किसी भी वायरस में दो तरह की म्यूटेशंस होती हैं, इनको हम मेजरली कैटेगरी कर डिवाइड करते हैं। एक होती है जेनेटिक शिफ्ट, एक होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है कि छोटी म्यूटेशंस हैं कि जीनोम में कुछ सीक्वेंस चेंज हो गए हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए हैं, बट वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा उसकी वायरस की वायरुलेंस पे, उसके स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन पे, उसकी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे। तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ज्यादातर ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे वायरस में होता है, और वायरस की ये मतलब की फितरत होती है कि लोग छोटी छोटी म्यूटेशन में होती रहती है। हाँ। लेकिन अगर किसी वायरस में जेनेटिक शिफ्ट हो गया, मतलब एक बड़ा पार्ट ऑफ जीनोम उसका न्यूक्लियोटाइड जो है, या जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, वो चेंज हो गया ड्यूरिंग कॉपिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग जो रेप्लिकेशन होता है बॉडी के अंदर, उस समय ऐसा होता है नॉर्मली। अगर वो हो गया तो फिर हमारे दिक्कत होती है, तब हमें वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है, और तभी हमें हो सकता है मेडिसिन भी चेंज करनी पड़े। लेकिन अभी तक जितनी म्यूटेशन हुई है उसमें ये नहीं पाया गया है कि हमें अभी वैक्सीन चेंज करने की जरूरत है या मेडिसिन को ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो म्यूटेशन कंटिन्यू रहेंगे, और अगर कोई बड़ी म्यूटेशन मैं इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कट पॉइंट कहां पर होगा ये आपके जरिए समझने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी वायरस की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को आपको ब्रेक करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कट पॉइंट आखिरकार कहां पर है। जहां पर कट पॉइंट होता है वहीं पर डॉक्टर कोशिश करते हैं, वहीं पर हेल्थ वर्कर कोशिश करते हैं, वहीं पर हमारी जिम्मेदारी भी तय होती है। सीधे रवि का रुख कर लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से। रवि मेरे साथ में लाइव है। रवि, यूपी एक हफ्ते में 204% कोरोना केस बढ़े। यूपी एक दिन में 67 के आसपास में मौत। यूपी एक दिन में 20,510 नए केस। हालात खराब हैं, सीएम कोरोना संक्रमित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी संक्रमित हैं। क्या आने वाले दिनों में यूपी में भी लॉकडाउन लगने वाला है? अगर लगेगा तो क्या संपूर्ण होगा, या पूर्वांचल के लिए अलग, पश्चिमांचल के लिए अलग, बुंदेलखंड रुहेलखंड के लिए कुछ अलग पाबंदियां होंगी? देखिए, अगर बीते 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में हालात जो जिस तरीके से बिगड़े हैं, यानी कि जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और मरीजों की संक्रमित मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ी है, इसका साफ तौर पे असर हम बाजार में देख सकते हैं। कल मैं बाजार में निकला था और अगर मैं कल की बात करूं तो बाजारों में सन्नाटा था, यानी कि लोग अब समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्जी मंडी में गया था, वहां सब्जी मंडी में जो भीड़ थी वो ना के बराबर थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब होता नजर आ रहा है, यानी कि जो डर है वो लोगों को अब नजर आने लगा है। हालांकि पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है, चालान भी हो रहे हैं, लोगों पर सख्ती भी हो रही है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो अब शहर में जो भयावह स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए लोग अब घरों से कम निकल रहे हैं, यानी कि जो निकल भी रहे हैं तो जरूरी कामों से निकल रहे हैं। कुछ ऐसे लापरवाह जरूर जिनकी वजह से समस्या बनी हुई है। राजधानी लखनऊ की बात हो गई। एक बार चूंकि लखनऊ के जरिए हम अवध और पूर्वांचल की खबरें ले रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, जतिन के पास में चलता है। जतिन, नाइट कर्फ्यू के अलावा गाजियाबाद प्रशासन, चूंकि गाजियाबाद से रिपोर्ट आप कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू के अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो आने वाले दिनों में क्या फैसला करने वाले हैं, और लोग कुछ अलर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या अभी भी लापरवाह बने हुए हैं? जतिन, देखिए, पश्चिमी यूपी ने अब मैं आपने पूछा चल क्या रहा है, तो आज तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आज ग्राम पंचायत चुनाव चल रहा है, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि सड़क की बात करें तो बिल्कुल रोड थोड़ा बहुत आपको खाली नजर आएगा, लेकिन सतर्कता जो है वो उतनी नहीं बढ़ी है। देखिए, अभी भी आपको तस्वीर में नजर आएगा कि जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 लोग, ये बिना मास्क के जा रहे हैं। उधर देखिए जो इन्हें बोलिए तो सही, इन्हें बोलिए तो सही कि भैया मास्क लगा लो, अब जान बहुत ज्यादा जा रही है। रुकिए, देखिए किस तरह से भागते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। हमारा मकसद हमेशा ये रहता है कि किसी को शर्मिंदा ना करें, लेकिन जरूर सब रुकिए, ये बताइए मास्क आपने सिर्फ पहना हुआ है, फॉर्मेलिटी है क्या, या नीचे क्यों किया हुआ है? नहीं, मास्क सर पहन रहा हूँ, अभी हेलमेट लगा रहा हूँ। तो अभी देखिए, ये बहाने हम लगातार सुनते हैं, ऐसा मत कीजिए। हेलमेट भी नहीं है, मास्क भी नहीं है, हेलमेट लगा रहा हूँ। तो देखिए राशिद जी, ये मेरा बताने का मकसद, दिखाने का मकसद यही है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं। आपने पूछा कि आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला करेगा, तो फैसला सख्ती से होगा, ये बात साफ है। लॉकडाउन की नौबत वो लोग खड़ी कर रहे हैं जो लोग नियम नहीं मान रहे हैं, और वो तस्वीरों में भी आपके सामने है। जी जतिन, ठीक 3 मिनट के बाद दोबारा से आपके पास लौट करके मैं आऊंगा। जो आप रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो तो आप करें ही करें। आसपास जितनी भी तस्वीरें हैं, ट्रैफिक से लेकर के दुकान से लेकर के घर से लेकर के बाकी जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, हर जगह की आप रिपोर्ट हमें दें वॉक थ्रू वाले अंदाज में। मैं ठीक 3 मिनट के बाद हेडलाइन लेकर के आपके पास में आऊंगा। लेकिन डॉक्टर डी के गुप्ता, इससे पहले कि मैं हेडलाइन लूं, आपसे एक सवाल है। मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं, उनका यह कहना है कि अगर आपको अपनी शील्डिंग करनी है मास्क के जरिए तो सिर्फ और सिर्फ
यूं ही शील्डिंग नहीं होगी। आप पहले जो मेडिकल सर्जिकल जो मास्क होता है, आप पहले तो वो लगाएं जो ब्लू कलर का होता है, और उसके ऊपर कपड़े की भी मास्किंग आप करें। इस डबल लेयर सिक्योरिटी के जरिए ही आप बच पाएंगे। क्या ये सही है? आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं, ब्रेक होकर आवाज आ रही है। क्या रिपीट कर सकते हैं? चलिए, मास्क को लेकर के मेरा एक सवाल था, एक काम कर लेता हूं मैं, अभी हेडलाइन ले लेता हूं। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके पास मेरा ऑडियो ठीक तरीके से पहुंच पाए, और डॉक्टर अंकिता आपके पास भी आता हूं मैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ हम हेडलाइन ले लेते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो लेकर के चलेंगे, और इसके अलावा कई और साइंटिफिक रिसर्च है और आपके काम की खबर है। न्यूज फॉर यूज, यानी इस वक्त में आप अपना जीवन कैसे बचाएं, ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। देश का कोरोना मीटर क्या कह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे, और सिर्फ हम डरा नहीं रहे, हम आपको सावधान कर रहे हैं, याद रखिएगा। और फिर से मैं एक बात कहूंगा, आपके काम की खबर क्या है हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस के बाद। आगे बढ़े उससे पहले कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से कांग्रेस उम्मीदवार की मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार जिनका नाम है रियाजुल हक, उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि चूंकि वायरस अपना रूप बदल रहा है, यही एक वजह है कि वायरस ज्यादा खतरनाक हो गया है। इससे पहले कि डॉक्टर के पैनल के पास में चलें, आपको ये दिखाते हैं हम वायरस रूप कैसे बदलता है, म्यूटेट कैसे करता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करना, और वायरस यही कर रहा है। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है, कोरोना भी ऐसा ही कर रहा है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है। वायरस की हर कॉपी अलग होती है, कॉपी में यह अंतर बढ़ता ही जाता है। कुछ समय के बाद एकाएक वायरस में नया स्ट्रेन पैदा हो जाता है, नया स्ट्रेन सामने आता है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है, और नए वेरिएंट को लेकर के वैज्ञानिक हैरान तो नहीं है, परेशान ज्यादा हैं। मैंने कहा ना, हैरान नहीं है, परेशान ज्यादा है, क्योंकि अब जो ये वायरस है ना, नई जगह पर जाकर के छिप करके बैठ गया है, और आरटीपीसीआर टेस्ट से भी पता ही नहीं चलता। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने खतरनाक रूप ले लिया है। कई केस में आरटीपीसीआर टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। कोरोना वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है। अब नाक या गले की बजाय बाकी जगह पर अटैक कर रहा है। कई केस में स्वाब सैंपल से भी वायरस का पता नहीं चलता, और यह भी संभव है कि वायरस ने एस रिसेप्टर्स में जगह बना ली हो। एस रिसेप्टर्स यानी वो प्रोटीन जो फेफड़ों की कोशिकाओं में होते हैं। डॉक्टर अंकिता वैद्य, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए भी न पता चल पाए कि वायरस का अटैक कहां हो रहा है, तो यह कितनी बड़ी फिक्र वाली बात है, सवाल नंबर 1। और अगर हमें पिछले साल ही पता चल गया था कि श्वसन तंत्र पर अटैक करता है कोरोना, लेकिन अब बाकी जगह पर अटैक कर रहा है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए पता नहीं चल रहा है। फेफड़े में भी कहां अटैक कर देगा यह भी पता नहीं चल रहा है। लिम्फ नोड में कहां पर अटैक करेगा यह भी पता नहीं चल रहा है। गैस्ट्रो सिस्टम में कहां पर अटैक करेगा यह भी पता नहीं चल रहा है। अगर डॉक्टर डायग्नोज ही ना कर पाए कि कहां पर असल में अटैक है, तो फिर इलाज कैसे होगा मैम? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोरोना के लक्षण क्या दिख रहे हैं अभी जो करंट स्ट्रेन में है। तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो पहले हम जानते थे कि गला खराब होना, बुखार होना, बदन दर्द होना, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन पेट के सिम्टम्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द आ रहे हैं। वायरल डायरिया में यूजुअली क्रैम्प्स नहीं होते, बट इसमें क्रैम्प्स भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह के भी लक्षण है आपको और आपका टेस्ट नेगेटिव भी आ रहा है, फिर भी अपने आप को आइसोलेट करें। देखिए, चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबको सतर्क रहना होगा। उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी ग्रुप में हैं, वैक्सीनेटेड हैं या कोरोना रिकवर्ड भी हैं, पहले लास्ट ईयर आपको हो चुका है, फिर भी आप सारे परहेज को बरतें। अगर आपको हल्के भी लक्षण दिखते हैं जो कोरोना के लक्षण होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर कुछ भी दिखते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें और टेस्ट कराएं। टेस्ट अगर नेगेटिव भी आता है तो रिपीट कर सकते हैं आप 3 दिनों के बाद, क्योंकि इस टेस्ट की भी अपनी सेंसिटिविटी होती है जो 70% आती है आरटीपीसीआर में। तो इन केस अगर वो नेगेटिव है, आपको पूरे लक्षण है, तो आइसोलेशन बिल्कुल न छोड़ें। ठीक है, ठीक है, मेडिकल हेल्प लें। बिल्कुल, एक काम कर लेते हैं, एक बार वसंत पांडे के पास भी चलते हैं। वसंत, चूंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आज का राजस्थान का कोरोना मीटर क्या है, और तस्वीरें भी हमें ये दिखाएं कि लोग अब लापरवाही लोगों ने छोड़ी है या फिर नहीं, और संभव अगर हो सके तो लोगों से बात भी करें, लेकिन फिर भी सामाजिक दूरी मेंटेन करके, 2 गज की दूरी मेंटेन करके। वसंत,
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में लगातार जो है आंकड़े में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना की रिपोर्ट आई थी, उसमें 1325 अकेले केवल राजधानी जयपुर के ही थे। हालांकि सरकार की ओर से सख्ताई जरूर दिखाई गई है। जो नाइट कर्फ्यू का समय है उसमें बदलाव कर दिया गया है। शाम 5 बजे से और सुबह 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिम, पार्क, स्विमिंग पूल इनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि वैक्सीन को लेकर भी जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार गंभीर दिख रहे हैं। 400 केंद्र यहां बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री केंद्र को पत्र भी लिखने में लगे हैं, क्योंकि 400 केंद्र में से अधिकतर केंद्र तो ऐसे हैं जो वैक्सीन ना होने के कारण ताले लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार केंद्र को पत्र लिख रहे हैं कि वैक्सीन की प्रॉपर डोज आएगी तो आम जनता को इसका लाभ मिल पाएगा। लेकिन कह सकते हैं राजस्थान की रिपोर्ट हो गई, लेकिन दुनिया के टॉप 5 संक्रमित देश कौन से हैं? इन संक्रमित देशों में अब तक क्या क्या हुआ है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता तक मेरी आवाज जाएगी तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमेरिका स्टेटस, कभी भी टोटल लॉकडाउन नहीं है। हम दुनिया के 5 संक्रमित देशों का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में कभी भी टोटल लॉकडाउन नहीं लगा। पहला केस 23 जनवरी 2020 को आया। कुल संक्रमित अभी तक लगभग 3.25 करोड़ के आसपास हैं। कुल मौत लगभग 6.25 लाख के आसपास है। नंबर 2 भारत स्टेटस, कहीं नाइट कर्फ्यू अभी लगा है, कहीं पर टोटल लॉकडाउन है। पहला केस 30 जनवरी 2020 को यहां भी आया। कुल संक्रमित 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और कुल मौत लगभग 2.25 लाख के आसपास भारत में हो चुकी है। ब्राजील स्टेटस, कोई प्रतिबंध नहीं। पहला केस 26 फरवरी 2020, कुल संक्रमित 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा, कुल मौत 3,58,000 से ज्यादा। चौथा मुल्क फ्रांस स्टेटस यह है, कई शहरों में लॉकडाउन लगा, अभी भी लगा हुआ है। पहला केस 24 जनवरी 2020 को आया। 51 लाख प्लस संक्रमित हैं, 99,000 के आसपास मौत हुई है। और उसके बाद फिर रशिया यानी रूस आ जाता है। स्टेटस यह है, कुछ शहरों में प्रतिबंध है। पहला केस 31 जनवरी 2020, कुल संक्रमित लगभग 46 लाख 57,000, कुल मौत 1,03,000 से ज्यादा। यानी ये दुनिया के 5 मुल्क हैं। लेकिन हाँ, स्थिति अभी आ गई है ना, एंटीबॉडी जो जनरेट होती है ये टिक ही नहीं रही। और यही एक वजह है कि एक बार से ज्यादा कोरोना होने लगा है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाए, पहले तो आप स्थिति देखें, ये स्थिति क्या है। आईसीएमआर और सीएसआईआर ने रिसर्च की, दावा किया गया भारत में कोरोना का असर बाकी दुनिया से अलग है। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्तर पर सेरो सर्वे किया। 4 में से 1 शख्स में 150 दिन भी नहीं टिकी एंटीबॉडी लंबे समय तक कोरोना से सुरक्षा नहीं दे पा रही है। भारतीयों में एंटीबॉडी लंबे समय तक सुरक्षित है ही नहीं। एंटीबॉडी न टिकने से भारत में लोग फिर से संक्रमित होने लगे हैं और संक्रमित होने के 60 दिन के बाद प्लाज्मा भी बेअसर होने लगा है। भारत में अब तक 4.5% से ज्यादा लोग 1 से अधिक बार संक्रमित हैं, जबकि दुनिया में दोबारा संक्रमित होने की दर करीब 1% है। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में चलते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, हम क्या करें कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी टिकी रहे? हम क्या करें कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती रहे? हम क्या करें कि हमारे शरीर में प्लाज्मा का असर ठीक से टिका रहे? और हम क्या करें कि एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा कोरोना होने की स्थिति पैदा ना हो? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें कि एंटीबॉडी का टाइटर मेंटेन रहे हमारी बॉडी में, तो अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो भी आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। और वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी है। अगर समय के अनुसार हमें पता लगा कि अगली बूस्टर डोज कब लगवानी है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो एक तो आपको बूस्टर डोज लगवानी है। वैक्सीन की दोनों डोज जो बीच में इंटरवल है 6 to 8 वीक का, उसी पे लगवानी है। और अगर इंटरवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो भी वैक्सीन की इम्यूनिटी या एंटीबॉडी टाइटर बढ़ता है। बट अभी के जो करंट सिनेरियो, उसमें इंटरवल आपको बढ़ाना नहीं है। जो समय है 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का, उसी बीच पे वैक्सीन लगवानी है। दूसरी बात, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। तो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खाने हैं। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, जिंक है, कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा लेने हैं आपको। प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं, स्प्राउट्स लेने हैं। अगर इसके अलावा बहुत सारे कुछ पूफा वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें क्या नाम है, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, वो वाला फैट यूज करना है। तो अगर इस तरह के आप दिनचर्या का पालन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। डॉक्टर गुप्ता, एक बार बहुत जल्दी से हम दिखाई लेते हैं कि कोरोना रोकने का फॉर्मूला 6 क्या है, उसके बाद चंडीगढ़ का रुख कर लेंगे। क्योंकि एक फॉर्मूला 6 है जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो राज्यों की तरफ से कहा जा रहा है। और इस फॉर्मूला 6 में कहा जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट बहुत तेजी के साथ में होने चाहिए। आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सावधानियां, अस्पतालों का बुनियादी ढांचा बेहतर होना चाहिए और वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी। यानी
अगर कोरोना का सेकेंड म्यूटेंट रोकना है, डबल म्यूटेंट रोकना है, तो ये फॉर्मूला 6 बहुत ज्यादा कारगर होगा। चंडीगढ़ चलते हैं, विपिन परमार लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, क्विकली मुझे ये बताएं, चूंकि आप चंडीगढ़ में हैं, हरियाणा पंजाब का कोरोना अपडेट क्या है आज का? देखिए राशिद, स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो 5398 केसेस कल जो है वो हरियाणा में दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा हरियाणा की ओर से छुआ गया है। वहीं पंजाब में भी परिस्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं। कोरोना जो है वो कंट्रोल में आता दिख नहीं रहा और पंजाब सरकार की ओर से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उन्हें इंपोज करने का काम किया गया है। चंडीगढ़ में भी यही परिस्थिति है। कहां ये परिस्थिति थी कि 3 केसेस जो है वो रोजाना के आ रहे थे और आज के दिन की बात करें तो 400 से 500 केसेस एवरेज, ऑन एन एवरेज जो है वो चंडीगढ़ में रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अलग अलग राज्यों की ओर से अलग अलग गाइडलाइंस, एसओपीज जारी की गई हैं, सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मामले जो है वो कम होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी लगातार प्रशासनिक अमले के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो दिशा निर्देश और समीक्षा करते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लोगों की है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर अभी भी राशिद तस्वीर जो है वो बदलती दिखाई नहीं दे रही। वो लीनियंट अप्रोच वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, देखा जाएगा, ये वाली जो अप्रोच है वो लोगों के दिमाग में अभी भी उसी तरह से देखने को मिल रही है और यही कारण है कि केसेस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार बहुत जल्दी, चूंकि जतिन गोस्वामी को मैंने रोक करके रखा हुआ था, जतिन एक बार गाजियाबाद का अपडेट आप दें भी और कैमरा घुमा करके दिखाएं भी कि अभी गाजियाबाद में क्या चल रहा है, कैसे वक्त में जबकि यूपी में भी वायरस विस्फोट हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो इलाके हैं वहां से भी कई कोरोना केसेस सामने आए हैं। जी देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में अगर बात करें तो 150 से ज्यादा मरीज जो हैं रोजाना पाए जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखा देता हूं। आपको रोड पर देखिए अभी भी जो ऐसे लड़के हैं वो नजर आएंगे घूमते हुए, और जो बिना मास्क के हैं। एक शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना मास्क के, दूरी बनाकर जरूर पूछेंगे। ये बताइए साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? सर मास्क लेने गया हुआ है लड़का। ये तो बहाना हुआ, देखिए साफ तौर पर कहूंगा मैं, बहाना हुआ। मास्क क्यों नहीं लगाया, जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाया? सर निभा तो रहे हैं जिम्मेदारी, ये निभा रहे हैं आप। देखिए राशिद जी, ये देखिए इस तरह के जवाब जब मिलते हैं, और मैं जब रोड पर कैमरा घुमाता हूं ना, देखिए आप वो बाइक सवार, मैं उसके पास जाऊंगा, वो वहां से निकल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। ये देखिए कैसे निकला वो। तो ये तस्वीर गाजियाबाद की है, इससे आप सब कुछ अंदाजा लगा लेंगे। आज मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं और यही वो तस्वीरें हैं जहां पर ये कहते हैं कि मास्क तो कोई लेने के लिए गया हुआ है और हम तो अपनी जिम्मेदारी फिर भी निभा रहे हैं। आप याद रखिए, मास्क है तो जिंदगी है, सामाजिक दूरी है तो जिंदगी है। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, चंडीगढ़ से विपिन परमार, लखनऊ से रवि मेरे साथ में थे, जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे वसंत पांडे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली से ऐश्वर्या भी थे। लेकिन याद रखिएगा, हमारे और आपके लिए कोई अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहा है, इसलिए हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा। गुजरात के गिर सोमनाथ से एक तस्वीर आई है। तस्वीर देखने के बाद आप भी यकीन करेंगे और समझेंगे, और एक बार फिर से आप ये देखें कि हमारे और आपके लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं क्या क्या कर रहे हैं। गिर सोमनाथ जिले के हेल्थ वर्कर का ये वीडियो मन को बिल्कुल छू गया, मेरे मन को छू गया, आपके भी मन को छुएगा। मेडिकल टीम बहुत तनावपूर्ण माहौल में है, लेकिन ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करने के लिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। एक पेशेंट हैं, एक बुजुर्ग हैं, उन्हें ठीक करने के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं, उन्हें ठीक करने के लिए और ये बताने के लिए कि आप बुजुर्ग हैं, घर से बाहर हैं, अस्पताल में हैं, डरिए मत, क्योंकि मैं हूं ना आपकी औलाद। और ये हेल्थ वर्कर इस देश के लिए भी एक संदेश है। इसी तस्वीर के साथ आज छोड़ करके जाऊंगा। ये तस्वीर आप देखिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर हम हैं और आप हैं तो हिंदुस्तान है। ये तस्वीर आप देखें।